नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और मेरे साथ मेरी सहयोगी पिनास त्यागी और आज हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं अब की बार किसकी सरकार। न्यूज नेशन का विस्तृत ओपिनियन पोल। देश भर की जनता आज 2019 के लोकसभा के चुनाव के ठीक पहले क्या चाहती है, आखिरकार जनता का मन क्या है, टटोला है हमने देश भर में। जी हां, 30 राज्य और यूनियन टेरिटरीज में न्यूज नेशन के संवाददाताओं ने हजारों लोगों से बातचीत की है और हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं सबसे विस्तृत और विश्वसनीय ओपिनियन पोल, जिसके आधार पर आप ये एक तरह से मन बना सकते हैं कि ठीक 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले यानी कि 11 अप्रैल से पहले क्या है देश का मूड। और आइए इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपको यह बताना चाहते हैं कि हमने दरअसल किस आधार पर गठबंधनों को एक साथ रखा है। सबसे पहले हम आपको यह बताना चाहते हैं कि जब हम एनडीए की बात करते हैं तो उसका मतलब है भारतीय जनता पार्टी, उसका मतलब है कि शिवसेना, उसका मतलब है अपना दल, एजीएसयू, पीएमके, डीएमके, शिरोमणि अकाली दल, एजीपी, बीडीजेएस, जेडीयू, बीपीएफ, एलजेपी और एआईएडीएमके। ये तमाम पार्टियां हैं जिन्हें हम एनडीए का गठजोड़ कहते हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि यूपीए का मतलब हमारे इस ओपिनियन पोल के आधार पर क्या हमने निकाला है। और यूपी में शामिल पार्टियां हैं कांग्रेस, एनसीपी, आरजेडी, आरएलएसपी, हम, वीआईपी, जेएमएम, जेवीएम, जेडीएस, डीएमके, एनडीएमके, वीसीके, आईजेके, आईयूएमएल और केरल कांग्रेस। कुल मिलाकर ये दो बड़े गठबंधन हैं जो आज सामने हैं और हम आपके सामने जो आंकड़े प्रस्तुत करने जा रहे हैं वो दरअसल इसी आधार पर करेंगे, यानी कि एक तरफ एनडीए, एक तरफ यूपीए और उसके बाद अन्य का खाता भी हम आपके सामने रखेंगे और बताएंगे कि हमने अन्य में किन किन पार्टियों को शामिल किया है और उसके आधार पर हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं न्यूज नेशन का ओपिनियन पोल। सबसे पहले चलते हैं विद्या के पास यह जानने के लिए कि आज अगर हम देश के मूड को समझें तो वोट शेयर और उसके आधार पर सीट क्या निकल कर आता है। अजय जी, जब हमने देश के मूड को टटोलने की कोशिश की तो देश की जनता ने क्या कहा वो एक अनुमान हम बताने जा रहे हैं, क्योंकि वोटिंग से पहले देश की जनता को इस बात का जरूर इंतजार होगा कि देश का मूड क्या है। सबसे पहले हम बता रहे हैं आपको कि आज की डेट में देश की जनता क्या चाह रही है, उसका मूड क्या है। वोट शेयर के हिसाब से अगर देखें तो देखिए किस गठबंधन के पास कितना वोट शेयर है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले एनडीए के बारे में हम बताते हैं कि एनडीए के खाते में कितना प्रतिशत वोट शेयर है। 35% वोट शेयर बीजेपी प्लस को, यानी कि एनडीए के घटक दल भी इसमें शामिल हैं। कांग्रेस प्लस को 28% वोट शेयर और अन्य के खाते में 29% वोट शेयर। कह नहीं सकते 8% लोग ऐसे हैं, यानी कि ऐसे 8% वोट शेयर हैं जिन लोगों ने अभी डिसाइड नहीं किया है। लेकिन अगर इसी वोट शेयर को हम सीटों में तब्दील कर दें तो देखिए स्थिति क्या बदलती है, तस्वीर क्या निकलकर सामने आती है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। किस गठबंधन को कितनी सीट मिलेगी ये हम आपको दिखाने जा रहे हैं। किस गठबंधन को कितनी सीट, तो देखिए बीजेपी प्लस यानी कि एनडीए को 278 सीट। और आप कह सकते हैं कि अकेले दम पर बीजेपी ने 2014 में जितनी सीटें हासिल कर ली थी, एनडीए को इस बार उतनी सीट मिलने का अनुमान नहीं है। कांग्रेस प्लस को लेकिन यहां पर जबरदस्त बढ़त 128 सीट कांग्रेस प्लस को मिल सकती है। अजय जी, ये इस वक्त देश का मूड है। बिल्कुल, ये अपने आप में बताता है कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी जरूर बनती दिख रही है, लेकिन पूर्ण बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिले, कम से कम हमारे ओपिनियन पोल के आधार पर ऐसा नहीं है। आइए चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ अभय दुबे जी कांग्रेस से, डॉक्टर अजीज खान समाजवादी पार्टी से, अजय कुमार जी एलजेपी से, वरिष्ठ पत्रकार अभिलाष खांडेकर जी हमारे साथ मौजूद हैं। अभय दुबे जी, हो सकता है कि आप ओपिनियन पोल के हमारे इस आंकड़े से बहुत संतुष्ट ना हो, लेकिन फिर भी आपका जो सीटों का नंबर है वो काफी बढ़ रहा है और खास करके अगर हम कांग्रेस की बात करें तो आपको काफी बढ़त मिल रही है 2014 के मुकाबले, लेकिन इतनी नहीं कि आप सरकार बना सकें। हाँ, ये जरूर है कि अगर अन्य के साथ आप आए और शायद चीजों का फेरबदल हो तो शायद संभावनाएं कहीं बन सकती है, लेकिन हमारे ओपिनियन पोल के आधार पर एनडीए सरकार बना रही है और शायद ये हो सकता है। अभय दुबे जी। देखिए अजय जी, बिल्कुल भी संभव नहीं है। मुझे बताइए, जहां हिंदी हार्टलैंड में अधिसंख्य सीटें जीती है जी, मध्य प्रदेश में 29 में से 27 जीती है, राजस्थान में 25 में से 25, गुजरात में 26 में से 26, महाराष्ट्र में 48 में से 23 बीजेपी ने, 18 शिवसेना ने जीती थी, उत्तराखंड में 5 में से 5, हिमाचल में 4 में से 4। तो मुझको लगता है कि
इन राज्यों में लगभग आधी सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाली है। यहाँ परिस्थितियां बहुत खराब है, क्योंकि आपने देखा होगा जब सरकार का समय कम हो और वो लगातार चुनाव हारने लगे, जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान हुआ है, फूलपुर, कैराना, अररिया हुआ, तब ये समझ लेना चाहिए कि वो सरकार को लोग की एक्सेप्टेबिलिटी अब खत्म हो गई है। अगर स्पान कम हो और सरकार बाई इलेक्शन जीतने लगे तो मेरा राजनीतिक अनुभव ये कहता है कि मानना चाहिए कि वो सरकार फिर से सत्ता में काबिज होगी। मुझे एक राज्य का उदाहरण बताइए जहां सबसे बड़ा इनको जो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान है, तो स्वयं उत्तर प्रदेश से होने वाला। लेकिन अभय जी, क्या ये वजह भी हो सकती है कि आप बाई इलेक्शन अगर हार रहे हैं, जो विधानसभा चुनाव हार रहे हैं, हो सकता है कि आपको अपने मौजूदा सांसद से नाराजगी हो सकती है, विधानसभा में आप अपने लिए दूसरी पार्टी का विकल्प चुनते हैं, लेकिन आप जमीन पर जब जाते हैं तो क्या ब्रांड मोदी अभी भी उतना ही पावरफुल है, जो अपने अगर सांसदों से नाराजगी है उसको भी दरकिनार कर देगा जब वोटर वोट डालने पहुंचेगा, और इसीलिए इस तरह के नतीजे आ रहे हैं? देखिए, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। लोग कुछ भी कहें, मैं जब राजस्थान चुनाव में गया था, मैंने बहुत महत्वपूर्ण बात वहां पर महसूस की। जब लोगों से परसेप्शन लिया, अलग अलग काम करने वालों से, हेयर कटिंग वाले से, चाय वाले से, दुकानों पे हम लोग दिन में कम से कम 300-400 लोगों से मिल लिया करते थे। वहाँ बड़ी बात ये निकल के आती थी कि लोग बहुत व्यथित थे उनके काम को लेकर, व्यवसाय नहीं है, वो कहते थे कि कामकाज चौपट हो गया, और उनकी ग्रीवेंसेस मोदी जी से थे खास करके। तो मुझको लगता है कि यूथ जिनको रोजगार नहीं मिला, किसान जिनको फसलों के दाम नहीं मिले, गब्बर सिंह टैक्स से व्यापार पूरा स्पॉइल हो गया। आप बैंकों की हालत देख लीजिए। अबे जी, हम बस इंतजार कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से राकेश सिन्हा जी हमारे साथ कब जुड़े। मैं क्षमा चाहता हूं, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन जैसे आपने मध्य प्रदेश का हवाला दिया, आप मध्य प्रदेश से आते भी हैं, आपने राजस्थान का हवाला दिया, याद कीजिए इन राज्यों में अगर आप एंटी इनकम्बेंसी के साथ साथ वहां पर बदलाव की बयार देखिए तो बहुत ज्यादा थी, उसके अनुपात में आपको सीटें उतनी नहीं आई। हम जो अपना ओपिनियन पोल आपके सामने रख रहे हैं उसमें यही बात निकल कर आ रही है। लोग राज्य सरकार से नाराज बड़े पैमाने पर थे, लेकिन जैसे ही केंद्र की बात आती है तो यहां पर विकल्प के तौर पर, या यूं कहेंगे विकल्पहीनता की बात ज्यादा सामने आ रही है, और हमारे ओपिनियन पोल में यह बात काफी प्रखरता से सामने आ रही है। इसलिए यह सवाल हम आपके सामने रख रहे हैं। हो सकता है कि आप जो कह रहे हो बिल्कुल सही हो, लेकिन क्या वाकई में आप सीटों को कन्वर्ट कर पा रहे हैं? आपके कन्वर्जन रेशियो पर दिक्कत है। देखिए अजय जी, देखिए लिटमस टेस्ट बेसिकली मोदी सरकार का हुआ उत्तर प्रदेश में जी। वैसे तो वो अधिसंख्य लोकसभा चुनाव हारे हैं, कभी 23 हुए, उसमें से 18-19 चुनाव मोदी जी हारे, मगर बड़ी बात थी उत्तर प्रदेश में जो चुनाव। और देखिए, मैंने उस समय भी कहा था जी, मैंने अपने राजनीतिक समझ में कोई राज्य आज तक ऐसा नहीं देखा जिसने प्रचंड विधानसभा की जीत हासिल की हो और लोकल बॉडी के 80% वो रूरल एरिया में चुनाव हार गए थे। टेलीविजन ने खूब बताया, क्योंकि 14 बड़ी अर्बन बॉडी थी शहरों की, उसमें से लगभग 12 जीते थे, तो खूब उनका प्रचार प्रसार हुआ, मगर किसी ने उस दिशा में निगाह नहीं डाली कि रूरल वोट्स ने उनको पूरी तरह नकार दिया था, और इतनी जल्दी कभी लोकल बॉडी सरकार के खिलाफ नहीं जाती। तो उस समय मुझको समझ में ये बात आ गई थी कि इन राज्यों में परिस्थितियां भारतीय जनता पार्टी की खराब है। अजय जी हमारे साथ मौजूद हैं। अजय जी, हमारा ओपिनियन पोल अभी आपके सामने है, हम अभी राज्यवार सिलसिले से नहीं जा रहे हैं, हम उस पर जाएंगे अगले 1 घंटे के अंदर, लेकिन अभी हम आपसे जानना चाहते हैं, एनडीए को बहुमत मिलता हुआ हमारा ओपिनियन पोल दिखा रहा है, क्या ये आपके लिए संतुष्ट है या दरअसल आपको लगता है कि आप 300 के ऊपर पहुंचेंगे? नहीं, मैं पहले तो आपको बधाई दूंगा कि आपने बहुत हद तक सही आकलन करने में न्यूज़ नेशन की टीम सफल रही है, लेकिन जो दूसरे पोल आप देखें दूसरे चैनलों का, तो वहां पे एनडीए को 300 प्लस का आंकड़ा दिया जा रहा है। कुछ बातें हो सकती हैं, कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन मैं मूल रूप से 2 बातें कहना चाहूंगा अजय जी। पहली बात तो यह है कि बतौर एनडीए हमने सोचा था कि ये महागठबंधन हमें चैलेंज देगा। हमारे उसके पीछे आलोक में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनाव परिणाम थे, तो हमने काफ़ी इन बातों को गंभीरता पूर्वक से अपने गठबंधन में उठाया। रामविलास पासवान जी और चिराग पासवान जी काफ़ी मुखर थे युवाओं के सवाल पर, बेरोजगारी के सवाल पर, किसानों के सवाल पर, और हमें खुशी है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने और भाजपा ने हमारी बात सुनी, उन चीज़ों को एड्रेस किया। और आज जिस तरह से इस बार के संकल्प पत्र में रोजगार का जिक्र ही नहीं है। नहीं, रोजगार का बहुत जिक्र है,
स्वावलंबन की तरफ जाने की बात की गई है। और अगर आप एलजेपी के घोषणा पत्र को देखेंगे तो हमने उनसे यह मांग की है और हमने कहा है कि अगर हमारा एनडीए का गठबंधन आएगा तो हम निजी क्षेत्र में भी आरक्षण की बात करेंगे। ये तो हमने बहुत मैनिफेस्टो है अजय जी, लेकिन एनडीए का नहीं। लेकिन अगर आप एनडीए की बात करेंगे तो वहां पर ये गायब है। और जाहिर सी बात है, पॉलिसी तो बीजेपी ड्राइव कर रही है ना। नहीं, अभी तक आप जो पिछले आप 14 से लेकर 19 तक की बात करें, क्या वाकई में आपको लगता है कि पासवान जी ने बहुत बड़ा योगदान दिया है पॉलिसी डिसीजंस में? जी दिया है। अगर आप मुझे मौका दें तो मैं गिना दूं, एक ही कह देता हूं। मिनिमम प्राइस का सवाल हमारे मंत्रालय का सवाल था कि प्रोडक्शन प्राइस प्लस 50%, वो काम एलजेपी के नेतृत्व में, माननीय पासवान जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स का विषय था, हमने किया और भाजपा ने हमारा उसमें सहयोग किया। हम उसके लिए प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं। चलिए, तो यानी कि आप एक तरह से न्यूज नेशन के ओपिनियन पोल से संतुष्ट हैं। डॉक्टर खान, बात हो रही है अभी, दुबे जी ने भी आपके, मैं आ रहा हूं दुबे जी आपके पास, प्लीज। पिनाज भी अभी आ रही हैं आपके साथ। लेकिन अभी सवाल ये उठता है खान साहब, उत्तर प्रदेश को लेकर सबसे ज्यादा संशय है, महागठबंधन को वहां कांग्रेस सबसे ज्यादा चुनौती दे रही है। आप तो भारतीय जनता पार्टी के झोली में वहां पर सीटों को डालने के लिए तैयार बैठे हैं, आप लोग एक साथ क्यों नहीं आ रहे साहब? देखिए अजय जी, अभी मैं पूरा गुफ्तगू सुन रहा था जी, और जो चर्चा के दौरान ये बात निकल करके आई और आपने भी चर्चा किया और आपने भी कहा कि उत्तर प्रदेश में गठबंधन बहुत मजबूत है। और अभय दुबे जी ने भी इस बात को एडमिट किया कि कैराना, फूलपुर और गोरखपुर को हमने जीता और बगैर कांग्रेस के जीता। ये बात आपने भी एडमिट किया और कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता महोदय ने भी एडमिट किया। देखिए, उत्तर प्रदेश में आज के हालात ये हैं कि गठबंधन बहुत मजबूत है और गठबंधन इतना मजबूत है कि बीजेपी का सूपड़ा साफ कर देगा। हम इसमें कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस का सम्मान करते हैं, कांग्रेस के लिए पूरा देश पड़ा हुआ है, पूरे देश का पीछे कांग्रेस पूरे देश में बीजेपी को बेनकाब करे। उत्तर प्रदेश में हम उसे बेनकाब करने के लिए काफी है अजय जी। और आप देखिएगा 80 सीट में ये तो बता दीजिए, ये अंदाजा लग नहीं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का साथ क्यों नहीं पसंद आ रहा है? उत्तर प्रदेश में हम सक्षम हैं। देखिए पिनाज जी, उत्तर प्रदेश में चूंकि गठबंधन ही सक्षम है, बीजेपी के लिए अब कांग्रेस के लिए और जगह हमने छोड़ दिया है कि पूरे देश में वो पिच पर लड़े और बीजेपी के चेहरे के साथ जाने का विकल्प भी छोड़ दिया है। अगर स्थितियां बनती हैं, अच्छी बार्टर होती है तो ऐसा भी समझ सकते हैं। देखिए पिनाज जी, इस तरीके की बात करके देश को गुमराह करने का कोई वजह नहीं है। बहुत सीधी सी बात है कि एनडीए आ नहीं रही है और एनडीए का जो आपने आंकड़ा दिखाया 278 का, दूर दूर तक ये 278 पर नहीं पहुंच पाएगी। अगर मैं एनालिसिस प्रदेश वाइज कर लूं, देखिए जो अभी चर्चा चल रहा था कि 2014 में बीजेपी की जो सीटें आई थी वो हाइप पे थी। उत्तर प्रदेश में ले ले 74, आप इसी तरीके से कर्नाटक, छत्तीसगढ़ या अन्य प्रदेशों में हाई पे थी। क्या आप खुद अंदाजा अजय भाई लगाएं कि क्या वो स्थिति पैदा हो सकती है? हर जगह सीटें आधी से भी कम हो रही हैं। उत्तर प्रदेश में तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है खान साहब। एनालिसिस आप करना चाह रहे हैं, हम वो करेंगे, लेकिन इस बीच अभिलाष जी एक सवाल हम आपके सामने रखें कि यहाँ पर क्या जो हमारा ओपिनियन पोल कह रहा है और जो उपचुनाव कह रहे थे या फिर विधानसभा चुनाव कह रहे थे, क्या इसको इस तरह से समझा जाए कि सरकार से नाराजगी हो सकती है, अपने सांसद से नाराजगी हो सकती है, लेकिन जब बात देश के नेतृत्व की आती है तो ब्रांड मोदी का अभी भी लोगों के पास कोई विकल्प नहीं है? मुझे भी यही लगता है कि यदि आप एनडीए के इतर बाकी पॉलिटिकल लीडर्स को आप देखो तो किसी का भी पैन इंडियन प्रेजेंस लगता नहीं है। कोई यदि लीडर नॉर्थ में एक्सेप्टेबल है तो साउथ में नहीं है, साउथ में है तो ईस्ट में नहीं है, नॉर्थ ईस्ट। मोदी एक ऐसा व्यक्ति है कि जो नॉर्थ ईस्ट से लेके सदर्न स्टेट से लेके सारी जगह पर एक उनकी एक्सेप्टेबिलिटी है, भले ही उनकी आलोचना होती हो जो भी को, लेकिन तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद हमको दिखता है कि मोदी काफ़ी ऊंचे इस पर है। लेकिन उसके बाद अब ये प्रश्न आता है कि क्या बालाकोट या उसके बाद डीमोनेटाइजेशन या अभी हाल ही में उन्होंने जिस तरीके से जातिगत आरक्षण को लेके भी जो इश्यूज़ को हैंडल किया है या उन्होंने फार्मर्स के जो डिस्ट्रेस को एड्रेस किया है, उसके चलते क्या नया वोट उनके पास आया है क्या? एक बात ये आती है कि यदि राजस्थान को आप देखिए कि 25 सीट में से वाकई क्या 25 सीट में से 20 सीट भी भारतीय जनता पार्टी को मिल रही है क्या? या उत्तर प्रदेश में आप देखिए कि महागठबंधन खुद एक भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े मंत्री ये मानते हैं कि उनको 20 से 22 सीटों का नुकसान उत्तर प्रदेश में होगा, लेकिन साथ में वो कहते हैं कि ओडिशा और वेस्ट बंगाल मतलब पश्चिम बंगाल से उनको उसकी भरपाई हो सकती है। तो कुल जमा जो आपने आंकड़े दिए हैं वो लगभग ठीक है, लेकिन अभी चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जाए, अभी आज भी बताऊं मैं
मध्य प्रदेश की कुछ सीटों पर अभी भी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने कोई निर्णय नहीं लिया है। बहुत सारी जगह पर अभी भी मुश्किल में दोनों पार्टियां फंसी हुई है। तो ऐसी स्थिति में इश्यूज तो अब रोज बदल रहे हैं। आज ही जैसे चुनाव घोषणा पत्र आया है, इसका क्या इंपैक्ट होगा ये अगले 1-2 दिन में हमको देखने को मिलेगा। हमने देखा कि सेंसेक्स यदि कोई इंडिकेटर माना जाता है तो कुछ पॉइंट्स आज वो गिर गया था इसके बाद में। तो कहने का मतलब ये है कि कोई मतलब बालाकोट के बारे में आज किसी को कोई बातचीत नहीं हो रही है जनता में। आप किसी से बात करें, उस समय ऐसा लग रहा था कि इसके कारण एकदम 300 सीट तक बीजेपी या एनडीए तक चली जाएगी, लेकिन आज वो गायब हो गया। परिस्थितियां बदलती रहती है। अभय दुबे जी, जाहिर सी बात है आप हमारे सर्वे से अभी पूरा इत्तेफाक नहीं रखते हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं, मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, आप कहते हैं कि हाँ हर जगह से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा, हो सकता है कि नुकसान हो, लेकिन शायद उस अनुपात में न हो जिसकी उम्मीद आप लगाए बैठे हैं, और ऐसे में स्थिति आपके लिए विकट हो सकती है। जैसे कि आप उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में आपका महागठबंधन के साथ न होना आपके लिए बहुत फायदे की बात नहीं है। आप बिहार की बात करें, महागठबंधन में होने के बावजूद वहां पर परिस्थितियां बहुत अनुकूल आपके लिए बनती नहीं दिखाई देती। तृणमूल कांग्रेस के साथ कोई गठजोड़ आपका नहीं हुआ, पश्चिम बंगाल में स्थिति वहां आपकी खराब दिखाई देती है। आप वैसे ही अगर सिलसिलेवार तरीके से देखें, यहां तक कि खुद उन राज्यों का जिक्र जहां आपने किया, मध्य प्रदेश और राजस्थान, यहां पर भी आप विधानसभा के असंतोष को पूरे तरीके से अभी बुना पा रहे कि नहीं बुना पा रहे, यह भी संशय की स्थिति है। तो आप बताइए, आप कहां गेन कर रहे हैं? आप ये तो कह रहे हैं बीजेपी लूज कर रही है, लेकिन मैं पलट सवाल आपसे ये करता हूं कि आप कहां गेन कर रहे हैं? देखिए अजय जी, कांग्रेस पार्टी कहां गेन कर रही है ये आपको माइक्रो लेवल पर जाकर समझना पड़ेगा जी। जैसे आपने कहा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, आप टेलीविजन की, देश की चर्चाओं में बहुत बात होती है कि मोदी जी ने बहुत प्रभावित किया चुनाव को। आप जब माइक्रो लेवल पर जाएंगे, कंस्टिट्यूएंसी वाइज जाएंगे, तो वो बात करते हैं उन लोगों के परफॉर्मेंस की। अब बहुत सारी सीटें तो भारतीय जनता पार्टी ने बदली है, फिर भी अनरेस्ट है वहां पर। लोगों का मन भारतीय जनता पार्टी से उठा है। 2-3 चीजें मैं एलजेपी के, अभी मेरे साथी ने कहा कि हम लोग अपना अलग से मैनिफेस्टो लाते हैं और अपना अलग से वादा करते हैं जी। ये इसी प्रकार से है जैसे भारतीय जनता पार्टी प्रतीकात्मक रूप से हर बार आर्टिकल 370, आर्टिकल 35A, कॉमन सिविल कोड 44, ये सब प्रतीकात्मक रूप से डालती है हिंदू वोट बैंक को इन्फ्लुएंस करने के लिए। लेकिन सबसे ज्यादा अगर कुठाराघात किसी का हुआ है, अभय जी, बिल्कुल अभय जी, हम आपसे बात करेंगे। अभय जी, मैं आपसे एक मुझे ये बताइए, मैं अपने सवाल पर वापस आ रहा हूं अजय जी। जी, मैं सवाल पर वापस आ रहा हूं। आप ये बताइए ना, आपको गेन कहां दिख रहा है? आपने कहा माइक्रो लेवल पर जाइए, चलिए ठीक है, हमने भी माइक्रो लेवल पर काम करने की कोशिश की है, लेकिन मुझे राज्य भर बता दीजिए। चलिए आप यही बता दीजिए कि महाराष्ट्र में आप कितनी सीटें पा सकते हैं, आपको क्या उम्मीद है? मैं आपसे पूछ लूं, चलिए आप ये बता दीजिए कि उड़ीसा में आपका क्या हाल है? आप ये बता दीजिए पश्चिम बंगाल में कितनी सीटें हासिल कर सकेंगे आप? देखिए बिल्कुल ठीक है जी। मैं स्पेकुलेशन पर तो नहीं जाना चाहता जी, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो त्रिवेणी संगम हुआ है, राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी, प्रियंका जी और ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रियंका जी का जिस प्रकार वहां वो मास मोबिलाइजेशन हो रहा है, बहुत बड़ा प्रतिसाद उत्तर प्रदेश से मिलने वाला है, विश्वास रखिए आप। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में अप्रत्याशित परिणाम कांग्रेस पार्टी के पक्ष में आएंगे। बात रही महाराष्ट्र की, तो पूछिए खुद, वहां शिवसेना आज भी कई मौकों पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ स्टैंड ले रही है। क्यों? क्योंकि वो समझ गई है कि भाजपा के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बड़ा जबरदस्त है। सर्वे भी कंडक्ट कराया होगा ना, पार्टियां आमतौर पर अपना सर्वे कंडक्ट कराती हैं कि भाई यहाँ से हमें फायदा है, यहाँ थोड़ा और मेहनत करें, थोड़ा पुश करें तो हम और ज्यादा जो है जीत के करीब आ सकते हैं, सीटें जो है जीत सकते हैं। क्या आपका अनुमान कहता है अपनी पार्टी के लिए बीजेपी के नुकसान को क्षेत्रीय दल भुना ले जाएंगे या कांग्रेस को कुछ फायदा होगा? बहुत प्रासंगिक प्रश्न आपने किया जी। नहीं, मैं बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही कि न्याय एक ऐसी स्कीम है अजय जी, और मैं इस बात को स्वीकारता हूं, हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि उन लोगों तक हमारी बात पहुंचाएं जो जिनसे इनको लाभ मिलने वाला है, और ये बहुत ही निर्णायक साबित होगी, ये गेम चेंजर साबित होगी, ऐसी मेरी मान्यता है। आप विश्वास रखिए, खुद स्वतः ही अब लोग इस स्कीम्स के बारे में, जो वंचित वर्ग के लोग हैं वो बहुत जिज्ञासा बता रहे हैं। हमको लगता है इसका बहुत बड़ा प्रतिसाद मिलेगा। सिंधिया जी का तो त्रिवेणी का संगम आपकी वैतरणी को कितना पार लगाएगा? कितनी सीटें उत्तर प्रदेश में आप अपने खाते में
गिन रहे हैं। हाँ बिल्कुल, हम उस पर चर्चा करेंगे क्योंकि हम जब उत्तर प्रदेश के आंकड़े अपने सामने रखेंगे तो जाहिर सी बात है उसमें भी समझेंगे। इनके सिंह साहब, हमने अभी जो अपना ओपिनियन पोल दिखाया उसके आधार पर हमने ये बताया कि एनडीए को 278 सीटें मिल सकती हैं। अगर हम यूपीए की बात करें तो 128 सीटें मिल सकती हैं। अन्य के खाते में, जहां पर हम समाजवादी पार्टी, बीएसपी तथा अन्य पार्टियों को रख रहे हैं, वहां पर 137 सीटें मिल सकती हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई की सरकार बनती दिख रही है, ऐसा हमारा ओपिनियन पोल कहता है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या वाकई में ऐसी स्थिति है या वो होने की उम्मीद है जिसकी आशा पर कम से कम अभय दुबे जी बैठे हैं? नहीं, एक तो ये है कि मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो ओपिनियन पोल आपने किया था, ये बीजेपी के मैनिफेस्टो के पहले का है या बाद पहले का है? जाहिर सी बात है, आज तो नहीं हो सकता। हाँ, तो उसमें मुझे लगता है कि थोड़ा सा तरमीम करनी होगी, क्योंकि वो जो मैनिफेस्टो आया है, वैसे तो मैनिफेस्टो कोई भी मुकम्मल नहीं होता, लेकिन एक बात है कि अगर वो मैनिफेस्टो समाज में ये ले जाए वोटर्स के सामने और कुछ विश्वास जगा लें, तो 72,000 रुपए हर गरीब को, वो किसान हो, युवा हो, गरीब हो, बस। नहीं, आप कांग्रेस मैनिफेस्टो की बात कर रहे हैं तो उसके बाद का क्या ये ओपिनियन पोल है? उसके बाद का है, उसके बाद का बहुत अच्छा कांग्रेस मैनिफेस्टो के जारी होने के बाद और बीजेपी के मैनिफेस्टो जारी होने से पहले। बिल्कुल सही है। तो कांग्रेस का मैनिफेस्टो जारी होने के बाद का अगर है तो बिल्कुल सही आपने ये अपना प्रोजेक्शन दिया है। मेरा भी जो, मैं लगातार बात कर रहा हूं या जा रहा हूं तो देख पा रहा हूं कि बीजेपी को 200, देखिए 10% प्लस माइनस वेरिएशन होता है। अगर ये 10% या 5% भी ड्रॉप कर गया तो सरकार न बनाने की भी स्थिति आएगी, आप ये भी जानते हैं जी। तो अगर ये 5% भी वेरिएशन है तो सरकार नहीं बनेगी, ये भी उसका एक फैक्टर है। अदरवाइज ये बात बिल्कुल सही है कि कांग्रेस रीजनल पार्टी से उस तरह के समझौते नहीं कर सकी जिससे कि स्ट्रॉन्ग वायबल अल्टरनेटिव के रूप में ये इमर्ज कराए। तो अभय जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है। लेकिन अगर यूपी की बात या उन इलाकों की जिनका आपने अभी लिया, महाराष्ट्र की बात करें, कांग्रेस बेहद कमजोर स्थिति में है और रीजनल फोर्सेज जो कास्टिस्ट हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। यहां तक कि पिछले 25 साल से लगातार 50% शेयर रीजनल फोर्सेज का वोट में होता है। तो आज जो स्थिति है उसमें बहुत सीधी सी बात है कि अगर ये साथ होते और वाकई कोएलिशन इस तरह का हुआ होता जैसे यूपी में नेशनल लेवल का कोएलिशन होता तो तस्वीर दूसरी और होती। उसमें राहुल गांधी या कांग्रेस एक स्ट्रॉन्ग वायबल अल्टरनेटिव विद अदर एलाइज, अगर ये विकल्प होता तो शायद अभय जी की बात बिल्कुल सही होती, लेकिन इस समय वो स्थिति नहीं है। तो अब की बार किसकी सरकार, और सबसे सटीक ओपिनियन पोल हम आपको दिखा रहे हैं। मतदान से ठीक पहले 2019 के आम चुनाव का शंखनाद हो चुका है। करीब 60 घंटे बाद पहले चरण का मतदान होगा, लेकिन उससे पहले आप जान लीजिए कि देश का मूड है क्या, देश किस नेता को चाहता है और कौन सा नेता आगे चल रहा है, कौन सी पार्टी आगे चल रही है, कौन सा गठबंधन आगे चल रहा है। देखिए, सबसे पहले हम आपको बहुत तेजी से बता देते हैं कि अगर हम वोट शेयर की बात करते हैं तो कौन सा गठबंधन कहां है। 35% वोट शेयर के साथ बीजेपी प्लस यानी कि एनडीए नंबर 1, 28% वोट शेयर के साथ कांग्रेस प्लस दूसरे नंबर पर और अन्य के खाते में 29%, कह नहीं सकते 8%। ये तो वोट शेयर है जो हमारा ओपिनियन पोल इस वक्त बता रहा है। लेकिन अगर इसी को सीट में तब्दील कर देते हैं तो देखिए तस्वीर कैसे बदल जाती है। हम आपको बताते हैं, हमने सवाल जब सीट को लेकर उठाया तो वोट प्रतिशत के आधार पर किस गठबंधन को कितनी सीट मिल रही है ये हम आपको बताते हैं। 278 बीजेपी प्लस को यानी कि एनडीए को, कांग्रेस प्लस को 128 और अन्य के खाते में 137 सीटें, कुल 543 सीटों का ये ओपिनियन पोल है। यह तस्वीर है सीट और वोट शेयर को लेकर। लेकिन मुद्दे के बारे में अगर बात करें और मुद्दे पर अगर सवाल देश की जनता से किया जाए तो फिर देश की जनता उसका जवाब कैसे देती है यह भी हम आपको बताते हैं। लोकसभा चुनाव 2019 में सबसे अहम मुद्दा क्या होगा? रोजगार, महंगाई, पीएम उम्मीदवार, भ्रष्टाचार। तो सबसे ज्यादा 22% लोग कह रहे हैं कि रोजगार, क्योंकि युवा वोटर भी बहुत ज्यादा है इसलिए रोजगार का मुद्दा सबसे बड़ा है। यह हमारे ओपिनियन पोल में भी सामने आया है। यह एक बड़ा मुद्दा है रोजगार का, जिस पर लगातार विरोधी पार्टियों की तरफ से, विपक्ष की तरफ से सरकार पर निशाने भी साधे जाते रहे। लोकसभा चुनाव 2019 में सबसे अहम मुद्दा क्या है? आतंकवाद का, बिजली पानी का, नोटबंदी जीएसटी का या फिर कोई और? तो देखिए, अन्य पर मुहर लगाने वाले यानी कि अन्य को कहने वाले 28% लोग हैं। गरीबों को 72,000 देने के राहुल के ऐलान का असर क्या होगा? जब यह सवाल हमने लोगों से पूछा
तो फिर क्या उसका नतीजा सामने आया ये देखिए। यूपीए कांग्रेस को फायदा मिलेगा, जब हमने सवाल किया तो 42% लोगों ने माना कि हाँ मिलेगा। चुनाव पर असर नहीं होगा क्या इसका, हमने जब ये पूछा तो 41% जनता इसके साथ, इस सवाल के साथ थी। और कह नहीं सकते 17% लोग कह रहे थे कि उनको अभी इस बारे में अनुमान नहीं है कि इस 72,000 का असर होगा क्या। मोदी सरकार का चुनाव मुख्य ध्यान विकास पर है या फिर राजनीति पर, जब यह सवाल जनता के सामने रखा गया तो लोगों ने 47% लोगों ने कहा कि विकास पर है, राजनीति पर कहने वाले 35% लोग थे, और कह नहीं सकते ये 18% लोग थे। इसके बाद आपको बताएं कि देश की जनता से हमने जब अगला सवाल रखा और उनसे सवाल पूछा तो उसका जवाब क्या था, ये देखिए। हम आपको दिखा रहे हैं कि अगर चेहरे की बात करें तो किसकी पसंद क्या है वो भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन क्या राम मंदिर आपके लिए मुद्दा होगा, ये सवाल जब लोगों के सामने रखा गया तो लोगों ने कहा, 39% लोगों ने कि हाँ राम मंदिर मुद्दा है, 43% लोग कह रहे हैं कि नहीं ये राम मंदिर का कोई मुद्दा है नहीं दरअसल, और 18% लोग ऐसे हैं जो इस पर विचार अपना अभी बना नहीं पाए हैं। अजय जी और पिनास जी। अभय दुबे जी, अब सवाल ये उठता है कि हमारे ओपिनियन पोल में सबसे बड़ा मुद्दा और अहम मुद्दा जो था वो रोजगार का था। 22% लोगों का कहना है कि रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है, और ये भी बात सामने निकल कर आ रही है। 42% लोग मानते हैं कि आपने जो 72,000 रुपये की घोषणा की है उसका असर पड़ेगा उनके मतदान करने की सोच में। तो क्या हम ये माने कि आज आप उस बुनियादी चीज पर चोट कर रहे हैं जिसे लेकर एनडीए को आप घेर सकते हैं, और यह आपके लिए फायदा का सौदा है? क्योंकि जाहिर सी बात है जब हमने ओपिनियन पोल किया उस वक्त सिर्फ आपकी घोषणा मात्र हुई थी, उसकी चर्चा बहुत आगे तक नहीं बढ़ पाई थी। अभय जी। नहीं अजय जी, बिल्कुल ठीक कहा, और विश्वास मानिए जितने भी मैंने शो भी अटेंड किए उसमें ज़्यादातर लोग इंक्लाइंड थे कि हाँ कांग्रेस पार्टी को अच्छा प्रतिसाद इस योजना से मिलने वाला है। एक प्रश्न का जरूर मैं उत्तर देना चाहता हूं। बार बार ये बात की जा रही है कि अलग अलग राज्यों में हम लोग अलायंस में क्यों नहीं गए। आप ये देखिए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में भी सपा बसपा से अलायंस का प्रश्न उठा था, मगर स्ट्रेटेजिकली मैंने बहुत माइक्रो लेवल पर जाकर देखा कि अगर हम उन शर्तों पर राजी होते तीनों दल तो बहुत बड़ा नुकसान तीनों राजनीतिक दलों को होता, क्योंकि इतनी अधिक अपेक्षाएं सीट्स की थी। तो मुझको लगता है कि स्ट्रेटेजिकली कई राज्यों में गठबंधन का नहीं होना प्रतिपक्षियों के लिए ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। मैं उत्तर प्रदेश में तो बहुत अधिक अपेक्षा रखता हूं, लेकिन रोजगार का विश्लेषण वो बहुत ज्यादा संवेदनशील है देश के लिए। नहीं, आपकी इस टिप्पणी का विश्लेषण हम एक सेकंड यहां कर लेते हैं। हमारे पूर्णेंदु हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे सिफोलॉजिस्ट। पूर्णेंदु, ये बताइए कि क्या अभय जी जो कह रहे हैं वो वास्तविकता है या दरअसल अभय जी अपनी पार्टी की कमजोरी को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, एक बार आप सवाल दोहराएंगे, मैं शायद सवाल सीधा ये है पूर्णेंदु जी कि अभी कहा अभय जी ने कि अगर तीनों पार्टी का गठजोड़ होता तो उम्मीदवारों की संख्या इतनी ज्यादा होती कि दिक्कत हो सकती थी। क्या मैं सही हूं अभय जी? और इसी आधार पर क्या वाकई में यह स्थिति है या दरअसल गठजोड़ करते तो ज्यादा फायदा होता? पूर्णेंदु, यूपी के लिए बात हो रही है, यूपी के लिए। अच्छा, अभय जी आप ही बता दीजिए। अभय जी आप ही प्लीज बताइए। एक क्षण जी बताइए अभय जी। एक क्षण अजय जी। हाँ, मैं देखिए जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में जो अपेक्षाएं थी सीट की सपा बसपा की वो बहुत अधिक थी, और उन सीटों को कांग्रेस पार्टी अगर बीएसपी एसपी को देती तो अप्रत्यक्ष रूप से भाजपा को फायदा मिलता। तो स्ट्रेटेजिकली चुनाव के बाद हम तीनों दल साथ में आ गए। मध्य प्रदेश में तो तीनों दल मिलकर सरकार चला रहे हैं, तो मुझको लगता है कि कई बार स्ट्रेटेजिकल अलायंस जो है वो ज्यादा, लेकिन उत्तर प्रदेश में हम पूरी दृढ़ता से लड़ रहे हैं और बहुत अच्छा प्रतिसाद उत्तर प्रदेश से मिलेगा, चौंकाने वाले परिणाम आएंगे। बिल्कुल आएंगे चौंकाने। लेकिन अभय जी यहाँ पर एनके सिंह जी जितने आश्वस्त लोग लग रहे हैं और जिस तरह से कह रहे हैं कि पूरी दृढ़ता से लड़ रहे हैं, तो ऐसा लग नहीं रहा था पहले चरण के चुनाव से पहले तक कांग्रेस की कोई रैलियां हो रही हो, कुछ उस क्षेत्र में जाना आना हो रहा हो, बहुत अग्रेसिवली उस तरह से उस फ्रंट पे नहीं नजर। देखिए आपके मुकाबले में एक बीजेपी ऐसी पार्टी है जिसका स्ट्रॉन्ग कैडर बेस है, इस संघ का कमिटमेंट है, लिहाजा उसके मुकाबले आपको और शिद्दत से आना था। और ये जो कह रहे हैं आप कि अगर हम उनको सीटें दे देते तो ना होता, ये मेरे ख्याल से एक ऐसा लॉजिक है जो अपील नहीं करेगा। आप यूपी में देखिए, यूपी में अगर ये लॉजिक कह रहे तो वो सही है कि आपके 7.5% वोट थे और वो दरअसल अपर कास्ट के वोट थे, बाकी तो कोई देता नहीं था कांग्रेस को। बहुत बुरी स्थिति है यूपी में। वो अगर कांग्रेस टाई अप में चली जाती
तो और ज्यादा मायावती के साथ, और उनके कैंडिडेट होते तो ये अपर कास्ट बीजेपी में चले जाते। तो ये मायावती का कमाल है कि उन्होंने कांग्रेस से ये स्ट्रेटजी नहीं की, इसलिए यूपी में मायावती और मुलायम को, अखिलेश को एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस मिलेगा। कांग्रेस की स्थिति यूपी में बहुत अच्छी नहीं। हाँ, ये जो बेरोजगारी का है, ये जो इन्होंने एड्रेस किया है, चूंकि क्रेडिबिलिटी पिछली गवर्नमेंट की इस मुद्दे पे बहुत अच्छी नहीं रही है, तो आप कैरी कर रहे कन्विक्शन, लिहाजा आपने जो ये वायदा किया है 72,000 का, इस पे जनता कुछ मुतासिर हुई है, प्रभावित हुई है। लेकिन कुछ, क्योंकि आप देखिए कि जब हमने पूछा कि ये न्यूनतम आय को कितना असर डालेगा जब आप वोट डालने जाएंगे, तो 42% कह रहे थे कि हाँ असर डालेगा, 41% कह रहे थे नहीं, और 7% ऐसे भी थे जिन्होंने अभी तक कोई मन नहीं बनाया था। फिर जब सरकार के कामकाज की बात आती है, आप संतुष्ट हैं, तो लगभग 50% सरकार के कामकाज से संतुष्ट है, और राष्ट्रवाद एक अहम मुद्दा बनकर उभर रहा है। तो क्या उन फैक्टर्स के आगे? एक बात तो आप मानेंगे कि मोदी का अभी भी जो मकबूलियत है, वो बहुत ड्रास्टिकली कट नहीं हुई है। काउंटर में आपके जो कोई एक लीडर, वही मैं कह रहा हूं कि अगर अपोजिशन यूनिटी जो 1977 में देखने को मिली थी, अगर वो यूनिटी रहती तो एक वायबल अल्टरनेटिव के रूप में होता, लेकिन वो नहीं। हाँ, आपका जो रिजल्ट है वो यही बता रहा है, जो खतरा बता रहा है कि अगर बीजेपी की गवर्नमेंट आती भी है तो बहुत वीक कोएलिशन होगा, जो कि मोदी टाइप के लीडर को सूट नहीं करता है, क्योंकि वो एकल नेतृत्व में विश्वास करते हैं। पूर्णेंदु, आपका असेसमेंट क्या कहता है? पूर्णेंदु, एनके सिंह सर की बात से बिल्कुल सहमत हूं, क्योंकि हमारे जो प्रोजेक्शन है उसमें एनडीए को तो बहुमत है, लेकिन बीजेपी को अकेले बहुमत नहीं आ रहा है। तो ये प्रोजेक्शन जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री मोदी को सूट नहीं करता, क्योंकि एक जो पूर्ण बहुमत की सरकार में जिस दमखम के साथ उन्होंने सरकार चलाई है, एक जब वो उनकी एक गठबंधन सरकार होगी तो गठबंधन दलों की ज्यादा सुननी पड़ेगी। तो शायद शिवसेना जिस तरीके से अटैक करती है, तो बीजेपी जो इग्नोर करती चली 5 साल, वो उनको ज्यादा उनको सुनना पड़ेगा, उनको मतलब अपने सहयोगी दलों की मांगों को ज्यादा पूरा करना पड़ेगा। तो एक मोदी की जो एक स्टाइल है काम करने की, कि एक दबंग नेता की, वो कहीं ना कहीं गठबंधन सरकार में वो उसकी छवि पे उसका असर पड़ेगा। इससे पहले कि अजय जी से इसके प्रतिक्रिया लें, मनिंदर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनिंदर जी, आप हमें बताएं कि आज जो स्थिति बनती दिख रही है और हमारे ओपिनियन पोल के आधार पर पूर्ण बहुमत की बीजेपी की सरकार हो, ऐसा संभव दिखाई नहीं दे रहा। ऐसी सूरत में क्या वाकई में जिस बात की हम चर्चा कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी के कार्यशैली पर प्रभाव पड़ सकता है? क्या इसकी संभावनाएं बढ़ जाती हैं? बिल्कुल बढ़ जाती है, और मुझे लगता है कि पार्टी के अंदर भी काफ़ी डिबेट और विद्रोह की संभावनाएं बन सकती हैं, क्योंकि जो उनकी कार्यशैली है उस कार्यशैली में किसी और के लिए स्पेस नहीं है, बिल्कुल सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है। तो ये सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर तभी हो सकता है जब बहुत बड़ा बहुमत हो और जब उनके चलते बहुमत मिल गया हो। इस बार यदि ऐसा नहीं होगा तो मुझे लगता है उनको बड़ी परेशानी होगी। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, मुझे लगता है कि ये जो टर्म्स ऑफ डिस्कोर्स कौन सेट कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार के चुनाव का टर्म्स ऑफ डिस्कोर्स कांग्रेस सेट कर रहा है और बीजेपी उसको रिस्पॉन्ड कर रही है। इसका व्यापक प्रभाव पड़ सकता है आखिरी 2-4 दिनों में चुनाव के वोटिंग के, हो सकता है इसका काफ़ी बड़ा प्रभाव पड़े और आपका जो सर्वे है वो दोबारा आपको करना पड़े इस बात को लेकर। अजय जी, इसका जवाब दीजिए, क्योंकि इस बात को लेकर आज दोपहर में भी हम चर्चा कर रहे थे जब बीजेपी का संकल्प पत्र घोषित हुआ था, और उस वक्त हम इस बात की चर्चा कर रहे थे कि कैसे पिछले 1 साल से इस देश की नीति और दिशा कांग्रेस निर्धारित कर रही है, भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई की एनडीए नहीं। और आप एजेंडा सेट नहीं कर रहे हैं। आपके संकल्प पत्र में 72,000 का जवाब भी नहीं मिला है। राष्ट्रवाद तो भरपूर है, लेकिन घर जो है वो पैसे से चलता है। 72,000 जैसा कोई प्रलोभन आपने दिया भी नहीं। देखिए, मुझे इस देश की जनता की समझ पे कोई शक नहीं है। बार बार इस देश की जनता ने अपने को प्रूव किया है। जहां तक आपके सवाल पर मैं आऊं, उसके पहले मैं अभय जी का बात कर दूं कि वो कह रहे हैं कि जी कांग्रेस, आपने सुन लिया समाजवादियों को कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की जरूरत थी। 2 बड़े राज्य है, उत्तर प्रदेश और बिहार, और कांग्रेस लगभग सफाया है। बिहार में कुछ सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं। अब आ जाते हैं कि आपने उनको 128 प्लस सीटें दिया है। मुझे तो यही नहीं मालूम, अभय जी से पूछना पड़ेगा कि अंततः कांग्रेस कितने सीटों पे चुनाव लड़ पाएगी। ये सीट तो तब आएंगे जब उसकी लड़ने की स्थिति बनेगी। जैसा अभी खांडेकर जी कह रहे थे, मध्य प्रदेश की कई सीटों पे अभी उम्मीदवार तय नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं। जहां तक एजेंडा सेट करने की बात आई, बहुत अच्छी बात आपने कही। क्या एजेंडा है? आपने हमसे पूछा कि बेरोजगारी के सवाल पे हमारे मैनिफेस्टो में क्या है। मैं आता हूं उस पे, लेकिन जरा देखिए राहुल गांधी, बताइए ना। लेकिन जरा देखिए राहुल गांधी जी का हम निभाएंगे। आपके बड़े भाई ने बेरोजगारी को संकल्प पत्र में जगह तक नहीं दी है। चलिए मैं उसी सवाल पे पहले आ जाता हूं। मैं उसी सवाल पे पहले आ जाता हूं। 3,000 लोग, नए लोग प्रतिदिन
आज के आंकड़ों के आधार पर रोजगार की तलाश में पकड़ियां तल रहे हैं, जुड़ते हैं। मतलब 1,20,000 लोग रोजगार की तलाश में जाते हैं। अच्छा अजय जी, इतने रोजगार का सृजन होना है। मैं आपके एनालिसिस पावर की दाद देता हमेशा रहा हूं, लेकिन मैं आपसे आज पूछना चाहता हूं, सही से बताइए, जो पार्टी अपने संकल्प पत्र में, जो पार्टी अपने संकल्प पत्र में स्पष्ट तौर से लिखती है कि 2 करोड़ लोगों को हम हर वर्ष नौकरी देंगे, वो 5 साल के बाद अपने संकल्प पत्र में रोजगार का जिक्र ही नहीं करती है। मैं ये पूछना चाहता हूं क्या हमारे देश के हर व्यक्ति को नौकरी मिल गई है क्या? को उठा करके देखें, जब हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, जब हम 10 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, तो क्या यह रोजगार सृजन नहीं होगा? आप जिस पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो बिहार से आता है, मैं आपसे पूछ रहा हूं, कितने बिहारी आज रिक्शा चलाने के लिए दिल्ली आ रहे हैं साहब? ऐसे तो लगता है कि कांग्रेस के टाइम में बिहारी हवाई जहाज चलाते थे। बिल्कुल नहीं, वही हाल उस समय भी था। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप ही के बड़े सहयोगी ने, आपके बड़े सहयोगी ने रोजगार का मुद्दा गायब कर दिया। बिहार को अप्रवासियों का देश और वहां से भगाने का काम किसकी सरकार ने किया है, बताइए? आपके गठजोड़ में शिवसेना ने क्या किया? की नीति बिहार का हरेक, वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूं। आज बाहर उसी गठजोड़ में आप हैं अजय जी, उसी गठजोड़ में आप हैं जहां पर बिहार के लोगों को, उत्तर प्रदेश के लोगों को महाराष्ट्र से शिवसेना के लोग भगाया करते हैं। और उसके क्या ये बात सही नहीं है अजय जी? अजय जी, क्या ये बात सही नहीं है कि बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों को महाराष्ट्र से भगाने वाली शिवसेना है? हमने 22 चैंपियन सेक्टर्स आइडेंटिफाई किए हैं जहां फास्ट रोजगार मुझे लगता है कि अजय जी का आप जवाब दें। माध्यम से अजय जी प्लीज, बेरोजगारी से लड़ी जाएगी। ऐसी बात नहीं है कि हमारे मैनिफेस्टो में रोजगार की चर्चा नहीं है। अजय जी एलजेपी के अजय जी की बातों का बहुत बुरा मानने का भी समय नहीं है, क्योंकि अजय जी की पार्टी ऐसी मौसम वैज्ञानिक है जो सबसे पहले कोई निर्णय अगर लेगा वहां एनडीए में, तो वो ये लोग ही लेंगे। आप याद रखिएगा इस शो को। जहां तक बात अजय जी ने जो 2-3 विषय उठाए, मैं उस पर छोटा सा प्रकाश डालना चाहता हूं। एक बहुत बड़ा क्लेम किया एनडीए की सरकार सरकारी क्षेत्रों में, मैंने पढ़ा इनका मैनिफेस्टो, लाना दे रहे, ये 22 लाख रुपए हमारे सरकार में समझिए उसको। मैंने किसानों से जब बात की, किसानों से पूछा तो वो कहते हैं कि साहब मोदी जी ने 5 साल में जो इनपुट कॉस्ट है वो पर एकड़ 3,000 डाटा उठा के देख लीजिए, पेरोल का डाटा उठा के देख लीजिए, ये का में लगता है, डाटा उठा के देख लीजिए पीएफ का, कितने रोजगार सृजित हुए हैं। अगर आप इनपुट कॉस्ट देखेंगे तो 5 एकड़ वाले जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं, उन पर 20,000 रुपए इनपुट कॉस्ट आपने बढ़ाई और देते हैं 6,000 रुपए बेरोजगारी पे बात कर रहे थे। अब मुझे बताइए, आप सपोर्ट प्राइस पे चले गए, बात कर रहे थे। अरे कॉस्ट का जो फॉर्मूला है उसको ही चेंज कर दिया आपने। C2+FL की अपेक्षा नहीं बनने वाला नहीं। चलिए, लेकिन इस सब के बीच में जो जितनी नाराजगी है, जितने तमाम मुद्दे हैं, जितना मुहभंग है, उस सब के बीच में क्या इस नाराजगी को वोट में कन्वर्ट कर दिया जाए? इसके बीच में क्या सिर्फ एक शख्स खड़ा हुआ है, वो है नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता। इस पर भी हमने लोगों से सवाल पूछा, क्या जवाब मिला, ये जानने के लिए विद्या के पास चलते हैं। जी पिनाज, कौन है सबसे ज्यादा पसंद लोगों के बीच? यानी कि आज भी क्या प्रधानमंत्री नंबर 1 पर हैं या फिर राहुल गांधी ऊपर चले गए हैं? हमने जब जनता से पूछा कि पीएम के लिए आपकी पहली पसंद कौन है, और इसमें जो चेहरे हमने सामने रखे वो भी हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं। कौन कौन से ये नाम है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो हैं ही, राहुल गांधी हैं, साथ ही इसके अलावा आपको बता दें कि हमने प्रियंका गांधी का नाम भी सामने रखा और मायावती का नाम सामने रखा। तो आप देखिए किसकी पसंद, कौन सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहा है। अभी भी 48% लोगों की पसंद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। राहुल गांधी दूसरे नंबर पर हैं। 29% लोग अभी ये कह रहे हैं कि पीएम के लिए अगर हमारी पसंद हो, अगर हमें चुनना हो तो हम राहुल गांधी को चुनेंगे। 5% लोग मायावती के साथ और 5% लोग प्रियंका गांधी वाड्रा, जो अभी अभी राजनीति में आने के बाद, सक्रिय राजनीति में आने के बाद उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी संभाल रही हैं कांग्रेस की तरफ से। अजय जी,
पर इसमें कोई शक नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता काफी आगे बढ़ चढ़कर है और राहुल गांधी को अभी इसमें काफी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि जब हमारे सर्वे में हमने पूछा तो दो बड़ी चीज बात निकल कर आई। प्रियंका गांधी को 5% लोग अभी पसंद कर रहे हैं प्रधानमंत्री पद के लिए, और उसी तरह से 5% लोग मायावती को भी प्रधानमंत्री के पद पर देखना चाहते हैं। जाहिर सी बात है, ऑल्टरनेटिव के तौर पर मायावती का नाम सामने आना अपने आप में बहुत बड़ी बात यहां निकल कर आती है। 48% लोग हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तौर पर सबसे बड़े पैमाने पर प्रधानमंत्री को देखना चाहते हैं। राकेश जी आखिरकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश जी, बहुत देर से जुड़े आप हमारे साथ, लगभग आधे ज्यादा हमारा शो निकल गया, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी सबसे लोकप्रिय नेता हैं, 48% लोग पसंद करते हैं, इसके बावजूद हमारे ओपिनियन पोल के आधार पर आप पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बना पा रहे। एनडीए सरकार बनाएगी जरूर, लेकिन बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं होगी। 280 सीटों से घटकर आपका आंकड़ा कहीं नीचे हो जाएगा। राकेश जी। देखिए, आपका सर्वेक्षण हुआ है, सर्वेक्षण के कुछ पैमाने होंगे, मैं उसका सम्मान करता हूं, लेकिन मैं 2-3 बातें इसमें जोड़ना चाहता हूं जी। इस सर्वेक्षण में बहुत सा मत ऐसा होता है जो मुखर नहीं होता है, और बहुत सा मत होता है जो कन्वर्जन होता है। तो कन्वर्जन किसका होगा वो मैं बता रहा हूं। नरेंद्र मोदी जी को चाहने वाले ऐसे बहुत से लोग हैं जो कई कारणों से दूसरी विचारधारा, दूसरी पार्टियों से या दूसरी पार्टियों के समर्थन आधार रहे हैं। यह कन्वर्जन जब वोट में होगा, इसका कारण है दुनिया में जहां भी संसदीय जनतंत्र है, वह संसदीय जनतंत्र बहुत रूप में एक राष्ट्रपति चुनाव के रूप में चुनाव हो रहा है। आप देखिए ब्रिटेन में चुनाव में क्या मुद्दा होता है और प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होते हैं जी। संसद के कौन उम्मीदवार होते हैं वो गौन हो जा रहा है। आज नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में देश की जनता स्वीकार कर रही है। इसका जो कन्वर्जन है वो पार्टी को 300 के करीब पहुंचाने वाली है। एक दूसरा जो मुखर नहीं होता है, वो मुखर कौन सा है? जिस शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को, जो हाशिए के गरीब लोग हैं, जिनको मार्क्सवादी सर्वहारा कहते हैं, ये नारे सुनते थे सोशलिस्टिक पैटर्न सोसाइटी, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, वेलफेयर स्टेट, उनको पेट नहीं भरा, पेट और पीठ सटकर एक हो रहा था। नरेंद्र मोदी जी ने घर में एलपीजी, घर में शौचालय, घर में रोजगार, घर में बैंक और इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद राकेश जी आपने रोजगार का जिक्र किया, लेकिन आपके आज जो आपने संकल्प पत्र गंगा की सफाई जी। राकेश जी, आपने कहा एक मुद्दा होता है और एक प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री ठीक है, पॉपुलर है अपनी जगह, लेकिन जब हमने जनता के बीच जाकर ये सवाल किया कि आप जब वोट डालने जाएंगे तो सबसे बड़ा मुद्दा आपके जहन में क्या होगा, वो था रोजगार। लेकिन रोजगार का मुद्दा आपके संकल्प पत्र से गायब था, राष्ट्रवाद ही राष्ट्रवाद छाया हुआ था। देखिए, रोजगार का मुद्दा गायब नहीं है। आप देखिए रूरल डेवलपमेंट के लिए कितना बड़ी राशि का वादा किया गया। आप देखिए, कभी भारत के इतिहास में कोई सरकार सोच नहीं सकती थी। लोगों को पॉपुलिस्ट नारा देकर, उनको सिर्फ गरीबी में रखने के लिए उनको कुछ रियायतें देकर और पॉपुलिज्म के तहत का प्रिजनर बनाकर मोदी जी नहीं रख रहे हैं। 1 लाख करोड़ का 100 लाख करोड़ का जब 100 लाख करोड़ का जब खर्च ग्रामीण क्षेत्रों के लिए होगा जी, एक बात समाप्त कर दो, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए होगा। दूसरा जी, पहली बार स्वरोजगार की योजना आ रही है, लोग बैंकों से लोन ले रहे हैं, काम कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर फैल रहा है। रोजगार राकेश जी, आप सरकारी रोजगार को ही यदि रोजगार मानते हैं, मैं विनम्र आग्रह से आपसे सिर्फ ये जानना चाहता हूं राकेश जी कि जब भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र 2014 में रखा था तो आपने 2 करोड़ नौकरियों की बात कही थी, तो क्या वो मिथ्या थी? क्या आपको समय नहीं लगता था कि इतने रोजगार उत्पन्न करना पॉसिबल नहीं है, या आज आपको लगता है कि नहीं 5 साल सत्ता में रहने के बाद आपने समझा कि रोजगार वो नहीं है जो आप समझ रहे थे ऑपोजिशन में, रोजगार वो है जो सेल्फ ऑक्यूपेशन से मिलता है, जिसकी बात कांग्रेस पहले से करती चली आ रही है? देखिए, जो मेक इन इंडिया है, मुद्रा योजना है, इस तरह की दर्जनों योजनाएं ऐसी आई हैं जो कि सिर्फ कागजों पर नहीं है, संसद में नारे देने के लिए नहीं है, भाषण देने के लिए नहीं है। मेक इन इंडिया के तहत पहली बार अजय जी हिंदुस्तान के इतिहास से रिवर्स ब्रेन ड्रेन हो रहा है। जो बाहर रहने वाले प्रवासी भारतीय भारत आ रहे हैं। आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे राकेश जी। दिल्ली की प्रतिभा, मेरा सवाल बड़ा सीधा सा है राकेश जी, और राज्यों की प्रतिभाएं गांव जा रही हैं। चाहता हूं राकेश जी, मेरा सवाल बड़ा सीधा सा है। आपने 2 करोड़ नौकरियों का वायदा किया था, आपने अपने संकल्प पत्र में लिखा था, आज वो 2 करोड़ नौकरियां हैं या नहीं, मैं उस पर चर्चा बिल्कुल नहीं कर रहा। मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आपने ये मान लिया है कि स्वरोजगार ही रास्ता है, और अगर ऐसा है तो क्या 2014 में आपको इसकी जानकारी नहीं थी तो क्या आज आप देश से माफी मांगेंगे?
देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, हमने रोजगार का वादा किया। रोजगार का मतलब होता है स्वावलंबन और रोजगार। रोजगार का मतलब सिर्फ सरकारी दफ्तर की नौकरी नहीं होती है। सरकारी दफ्तर की यदि नौकरी होती तो सारे निजी क्षेत्रों में जो नौकरियां हैं उसको आप रोजगार नहीं मानिए। जब देश का विकास होता है अजय जी तो रोजगार मिलते हैं। आज चैनल्स की संख्या बढ़ी तो अधिक पत्रकारों को नौकरी मिलेगी। कहेगा डीडी में कितने लोगों को नौकरी दिया, दूरदर्शन में कितने लोगों को नौकरी दिया, प्रसार भारती में कितने लोगों को नौकरी दिया। अरे न्यूज नेशन भी तो है। मैं यही तो ये बात आपको तब नहीं पता थी 2014 में कि देश में पूरी आर्थिक विकास की अवधारणा को मोदी जी ने बदल दिया है। बुद्धिजीवी होने का सबसे बड़ा फायदा है कि आप आंकड़ों को अपने हिसाब से किसी भी तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं और आप बुद्धिजीवी हैं, इसमें दुनिया में किसी को शक नहीं है। लेकिन अभय जी आपका जवाब देना चाहते हैं। अभय दुबे जी प्लीज। अजय जी जी देखिए, मोदी सरकार के साथ परेशानी ही ये है, ये जब आप कह रहे थे ना कि ब्रेन ड्रेन रुक गया, तो मैं अभी रिपोर्ट पढ़ रहा था कि $23,000 मिलेनियर्स हैव लेफ्ट इंडिया सिंस 2014। लोगों ने विदेशों में अपना कारोबार करना प्रारंभ किया। आप बार बार मुद्रा को क्लेम करते हैं, पार्लियामेंट में कम से कम रिपोर्ट तो पढ़िए। वो जवाब में कह रहे हैं कि 88.4% जो लोन है वो शिशु कैटेगरी के हैं और एवरेज जो लोन है वो 88% लोगों को 23,040 रुपए का है। राकेश सिन्हा जी, और नॉन परफॉर्मिंग असेट उसका 3-fold बढ़ गया है इंसेप्शन के बाद से अब तक। जो उज्ज्वला को आप क्लेम करते हैं पता तो करिए, 75% सिलेंडर रिफिल होने के लिए नहीं गए वापिस, क्यों? तो जो ड्रॉबैक्स हैं उनको आइडेंटिफाई नहीं किया। मेयर प्रोमिसेस अलोन वोंट वर्क वंडर्स, सिर्फ वादों से कुछ नहीं होगा, जमीन खसक गई है। आपने इस बात का मूल्यांकन, लेकिन अगर जमीन इतनी खिसकी है तो फिर उस जमीन को आपने क्यों नहीं कब्जाया है? आपका खुद का कांग्रेस का वोट शेयर या फिर वोट जो है कितनी बढ़ रही है 44 से, आप कहां पहुंचेंगे? क्योंकि सत्ता से तो आपका गठबंधन अभी भी कोसों दूर है। इन तमाम सवालों के जवाब तलाशेंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।